और आज का टॉपिक है चार्जेस, जो शुरू होता है सेक्शन 77 से और जाता है अप अंटिल सेक्शन 87। चार्जेस है क्या भाई? चार्ज जो है वो इंटरेस्ट या लियन है जो किसी प्रॉपर्टी पर, असेट पर या अंडरटेकिंग पर क्रिएट होता है। सीधी सीधी भाषा में क्यों नहीं कहते कि क्या कहना चाहते हैं? तो भाई इन सभी केसेस में एक कंपनी है जिसने लोन लिया है किसी से भी, जिसे हम लेंडर कहेंगे। अब ये लेंडर सिक्योरिटी चाहता है जिंदगी में, तो ये इस कंपनी को कहेगा कि तू मुझे अपनी कोई भी असेट, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी अंडरटेकिंग गिरवी रख दे। तो इस गिरवी को कहते हैं चार्ज। और जिस पर्सन के नाम पे, जिस लेंडर के नाम पे हमने गिरवी रखा है, वो हमारा बन जाएगा चार्ज होल्डर। इतनी सी कहानी के पीछे पूरा चैप्टर है। तो टू क्लॉज 16 में आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ चार्जेस, लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 77। बट बिफोर दैट हम टाइप्स कवर कर लेते हैं कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं। भैया एक होता है आपका फिक्स्ड चार्ज, एक होता है आपका फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड जो है वो अपने ही प्रकार के फिक्स्ड आइडेंटिफाइबल एसेट्स पर क्रिएट होता है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग। मैं हाथ लगा के बता सकती हूं कि ये वो प्रॉपर्टी है जो गिरवी है, इसमें लैंड, बिल्डिंग जैसी चीजें आएंगी। जबकि फ्लोटिंग वो है जो एक जगह पे फिक्स नहीं रहा। ऑपोजिट ऑफ फिक्स्ड इज फ्लोटिंग। ये करंट एसेट पर क्रिएट होता है, जैसे कि स्टॉक या डेटर। कंपनी अपने क्रेडिटर से कह रही है भाई तुझे क्या चिंता, मेरी तो गोडाउन आए दिन स्टॉक से भरी रहती है, तू कभी भी आकर के मुझे बोलेगा तो मैं वो स्टॉक कोने में निकाल दूं। और फिर उसके बाद में फिक्स्ड बन जाएगा आपका फ्लोटिंग। यानी एक टाइम ऐसा आता है जब आपका फ्लोटिंग फिक्स बन जाता है, उस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। वील सी अबाउट दैट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग ऑल्सो राइट्स के मामले में। यानी ये जो लैंड और बिल्डिंग जो आपने गिरवी रख रखी है ना, ये आप क्रेडिटर, चार्ज होल्डर की परमिशन के बिना बेच भी नहीं पाओगे। और जो इसे खरीदेगा भी ना, वो मुफ्त नहीं खरीद पाएगा इसको, उसे इसके चार्ज के साथ ही इसे खरीदना पड़ेगा। तो बायर को चार्ज के साथ ही बिल्डिंग मिलेगी। जबकि ये स्टॉक, ये डेटर्स, ये तो ऑर्डिनरी कोर्स में कंपनी डील कर रही है। बायर मस्त एंजॉय करेगा फ्री ऑफ चार्ज, यानी बिना गिरवी के उसे स्टॉक मिलेगा। किन किन केसेस में ये क्रिस्टलाइज हो जाता है, मतलब किन किन केसेस में फ्लोटिंग जो है वो आपका फिक्स्ड बन जाएगा? नंबर 1, जब लोन के टर्म्स एंड कंडीशंस वायलेट हुए हैं। नंबर 2, वाइंड अप हो रही है कंपनी, अब बचा क्या है, अब क्या आप ऑर्डिनरी कोर्स में बिजनेस कर रहे हो, रिसीवर अपॉइंट हुआ है, लिक्विडेटर कहते हैं रिसीवर को, या फिर फर्म ने अपना काम करना ही बंद कर दिया। तो क्या मतलब आपको एसेट बेचकर और या डेटर से पैसा लेकर अगर आप आगे बिजनेस ही नहीं करने वाले हो तो। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर पेमेंट में ही डिफॉल्ट हो गया है तो। ये सब केसेस में क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द चैप्टर, दैट इज सेक्शन 77, क्रिएशन ऑफ अ चार्ज। चार्ज कब और कैसे क्रिएट होता है? तो देखिए, एक चार्ज होल्डर है, लेंडर है, जिसने कंपनी को लोन दिया है कुछ अमाउंट का। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी अपना एक असेट जो कि टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, इंडिया में हो कि इंडिया के बाहर हो, फर्क नहीं पड़ता, वो इसका चार्ज क्रिएट करा देगी हमारे चार्ज होल्डर के नाम पर। अब इवन आपका चार्ज होल्डर भी इंडिया के बाहर होगा ना, तो भी ये सेक्शन आपको हिट होगा। सिर्फ इतनी सी शर्त है कि कंपनी होनी चाहिए जिसने लोन लिया है, यानी कंपनी नीड्स टू बी दी बोरोवर, और एक असेट होना चाहिए जो कंपनी का है, चाहे वो इंडिया में हो कि बाहर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब कंपनी इस बात का फायदा ना उठाकर अपनी लैंड को 2-3 ऐसे क्रेडिटर्स के पास गिरवी ना रखवा ले, इसीलिए जमीन को रजिस्टर होना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग स्टेप नंबर 3 में एक फॉर्म CHG-1 नॉर्मली फाइल करते हैं ROC के पास, ताकि अब दुनिया के किसी भी इंसान को पता चल सकता है MCA पोर्टल पर जाकर कि कंपनी की ये जमीन ऑलरेडी गिरवी है। डिबेंचर के केस में एक स्पेशल फॉर्म है CHG-9, विच इज ऑल्सो द लास्ट फॉर्म ऑफ द चैप्टर। 30 दिन के अंदर ये फाइल कर देना है आपको ROC के पास। जैसे ही ROC को ये डिटेल मिलेगी, ROC आपको एक कंक्लूसिव एविडेंस दे देगा कि बधाई हो, चार्ज रजिस्टर हो गया है। दैट इट विल गिव इन अ सर्टिफिकेट जो CHG-2 में इशू करेगा वो। ये सर्टिफिकेट ना सिर्फ बोरोवर के पास होगा, बल्कि दिस विल ऑल्सो बी गिवन टू द लेंडर, क्योंकि मेन तो लेंडर ही है ना जिसे ये सर्टिफिकेट लेकर खड़े रहना पड़ेगा। अगर कंपनी कल को वाइंडिंग अप के टाइम पर मतलब
उसे लाइन में लगना पड़ा और उसे पेमेंट मांगनी पड़ी, तो वो ये सर्टिफिकेट दिखा के लाइन में थोड़ा आगे चले जाएगा और बोलेगा जब ये जमीन बिकेगी या असेट बिकेगा तो पहले मुझे पे होगा, बिकॉज आई एम द सिक्योर्ड क्रेडिटर। 77 के अंदर में बेसिक बातें हमने कर ली। अब ये 30 डेज में नहीं रजिस्टर हुआ तो क्या? सो देयर इज अ डिटेल्ड टाइम लाइन ऑफ दिस चार्ज। एक ऑर्डिनेंस एक्ट आया था 2/11/2018 के पहले, रूल्स अलग हो गए हैं, और क्योंकि 2/11/2018 को ऑर्डिनेंस आया तो उसके बाद के रूल्स अब अलग हो गए हैं। अगर आपने ये चार्ज क्रिएट किया था 2/11/2018 के पहले, तो जिस भी दिन आपका ये चार्ज क्रिएट हुआ था वहां से 30 दिन के अंदर अंदर रेगुलर फीस के साथ आप आरओसी के पास रजिस्टर करा दे। अगर आप ये नहीं करा पाए तो आपकी एडिशनल फीस लगेगी और आपको 270 एक्स्ट्रा दिन मिलेंगे, मतलब टोटल डेट ऑफ क्रिएशन से 300 दिन के अंदर अंदर आपको ये चार्ज रजिस्टर करा देना है। बट 2/11/2018 ने एक मैक्स डेडलाइन और दी है, एंड दैट इज कि इसी डेट से 6 महीने यानी 2 मई 2019 तक के कोई भी हालत में रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। सो द कंडीशन बिकम्स अर्लियर ऑफ 300 days फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज और 6 months फ्रॉम 2/11/2018 विच एवर इज अर्लियर। बट अगर आप ऑर्डिनेंस एक्ट के बाद वाले चार्जेस की बात करें विच इज द लेटेस्ट वन, तो उसके बाद ये बोला गया है कि अब आपको कोई 300 दिन नहीं मिलने वाले। करना क्या है, एक फॉर्म ही तो फाइल करना है। पहले 30 दिन में भरो फीस के साथ, नहीं भर पाए तो एडिशनल फीस लगेगी, अगले 30 दिन में भरो। अगर अगले 30 दिन में भी नहीं भर पाए, मतलब 60 दिन निकल गए, तो उसके बाद और 60 दिन लगेंगे। पर ये और 60 दिन जो लगेंगे ना, उसमें एडिशनल फीस नहीं है। और 60 दिन जो आपको मिले हैं उसमें एक एक दिन वैल्यू बढ़ते चलेगी फीस की। ये एड वेलोरम फीस है, मतलब जितना जल्दी भर दोगे उतना सही आपके लिए। मैक्स 120 डेज तक ही आपको अलाउड है। गाइज ये जो 30 डेज के बियॉन्ड वाला टाइम यहाँ पे 270 दिन का और यहाँ पे जो 90 दिन का एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल रहा है, वो देगा कौन आपको? तो बोला है अगर आपको ये एक्सटेंशन चाहिए तो आपको आरओसी से एक्सटेंशन मांगना पड़ेगा। फीस, एडिशनल फीस, एड वेलोरम फीस, अगर आरओसी को लगेगा हाँ भैया सफिशिएंट कॉस्ट था, तो वो आपको एक्सटेंडेड पीरियड में रजिस्टर करने को देगा। ऑल्सो आपको एक सर्टिफिकेट साइन करके दिलवाना पड़ेगा सीएस या डायरेक्टर से कि कोई भी जो बाद में क्रेडिटर बना है उसका कोई हक हमने एडवर्सली अफेक्ट होने नहीं दिया है। अब इस वेरिफिकेशन के दौरान आपको जो लोन डॉक्यूमेंट है या ये जो लैंड के कागज हो गए, बिल्डिंग के कागज हो गए, जिन्हें हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज बोलेंगे, उनका कोई भी हालत में कंपनी के लोगों द्वारा या क्रेडिटर द्वारा वेरिफिकेशन कराना होगा। आरओसी कैसे मान ले कि ये आप ही के डॉक्यूमेंट है, तो किसके हैंड से वो वेरिफिकेशन होता है? तो अगर प्रॉपर्टी इंडिया में ही है तो बोल दिया है या तो बोरोवर की टीम से कोई आ जाए या लेंडर की टीम से कोई आ जाए। बोरोवर तो हमेशा कंपनी होगी, तो डायरेक्टर या सीएस चल जाएगा कंपनी का, या फिर सामने जो भी आपका लेंडर है जिसको हम चार्ज होल्डर कहते हैं उसका ऑथराइज्ड ऑफिसर भी चलेगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो आपके पास और भी ऑप्शन है, यू कैन गो फॉर द डायरेक्टली कंपनी सील, या फिर कोई और इंसान इंडिया के बाहर जो है हु इज इंटरेस्टेड इन दिस चार्ज अदर देन द कंपनी। ये हो गए कि कौन लोग हैं जो वेरिफिकेशन करेंगे इंस्ट्रूमेंट का। नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर दिस 77, पर 77 में ये तो हमें देखना बाकी ही रह गया कि अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो क्या। सो देखो, इन केस अपने ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो क्या होगा? इफ नॉट रजिस्टर्ड, तो वाइंडिंग अप के टाइम पर ऐसा होगा कि वो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है बेचारा मुंह लटका के पहले तो आएगा कि भाई मेरे पास ये जमीन है, ये बेच दो और मुझे पैसे दे दो, मगर लिक्विडेटर उसको अपसेट कर देगा बोलकर कि क्योंकि ये चार्ज रजिस्टर्ड ही नहीं है भाई साहब, तो आप लाइन में पीछे जाके अनसिक्योर्ड के साथ खड़े हो जाओ क्योंकि आपकी गिनती उतनी ही है। हालांकि याद रखिएगा डेट का पैसा तो उसे मिलेगा ही, बस उसकी सिक्योरिटी खो जाएगी। तो ये इस पूरे सेक्शन का मीनिंग हो गया 77 में। अब लेकिन जो डेट की डेडलाइन दे रखी है 30 दिन के बाद, अगले 30 दिन, अगले 60 दिन, इस दौरान अगर कोई दूसरा क्रेडिटर भी बन गया तो इसके लिए इन लोगों ने एक इम्पैक्ट बताया हुआ है कि अगर आप डिले करोगे, सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन करोगे,
तो उससे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो पुराना वाला है ना, जिसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, उसी को तकलीफ होगी। जो नया आदमी आ गया और उसने पहले चार्ज क्रिएट करवा लिया तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं इसको। सपोज ये कंपनी है जो बोरोअर है, ये कंपनी है जिसको सेक्शन 77 लग रहा है। इसने पहला लोन लिया है एक बैंक ए से, और फिर इसने दूसरा लोन भी लिया है जो लिया है बैंक बी से। मैंने ये अलग अलग डेट्स बताई है कि बैंक ए से इसने जो लोन लिया था वो 1 को लिया था, और बैंक बी से 20 दिन बाद 20 को लोन लिया था। तो हिसाब से देखा जाए तो बैंक ए की पेमेंट पहले होनी चाहिए और बैंक बी की बाद में होनी चाहिए, और सिक्योरिटी बैंक ए की पहले होनी चाहिए और बैंक बी की बाद में होनी चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या हुई कि चार्ज क्रिएशन की डेट से फर्क नहीं पड़ता है बाबू, फर्क पड़ता है रजिस्टर किस दिन हुआ उससे। तो अगर आप देखोगे तो पहले वाले बैंक ने डिले कर दिया रजिस्ट्रेशन में, 13/8 को जाकर रजिस्टर हुआ है, जबकि दूसरी बैंक ने चट क्रिएशन पट रजिस्ट्रेशन करवा दिया, क्योंकि उसने 27/6 को ही 6 दिन बाद ही रजिस्ट्रेशन करा दिया। तो अब इसका आउटकम ये निकलेगा कि भाई साहब बैंक बी जो कि जल्दी जिसने रजिस्ट्रेशन करा दिया वो फर्स्ट चार्ज होल्डर बन जाएगा, और बैंक ए लेट लतीफ तू बन जाएगा सेकेंड चार्ज होल्डर। बैंक बी को प्रायोरिटी मिलेगी बैंक ए के ऊपर, भले ही उसका चार्ज बाद में बना था, क्योंकि उसका चार्ज पहले रजिस्टर हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, चार्ज क्रिएशन से फर्क नहीं पड़ता है साहब, रजिस्ट्रेशन से पड़ता है। इसके साथ आपका मेन सेक्शन 77 जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं छोटे मोटे सेक्शंस पर। एक है सेक्शन 78। मैम बैंक ए के लिए बहुत बुरा लगा। बैंक ए उसने पहले लोन दिया था बट कंपनी ने नहीं रजिस्टर कराया, उसकी क्या गलती? उसकी गलती है, क्योंकि सेक्शन 78 बोलता है कि इफ, प्लीज फॉलो द नंबरिंग, इफ बोरोअर फेल हो गया है 30 दिन में फॉर्म भरने को, कोई बात नहीं, जो लेंडर है वो खुद ये फॉर्म भर सकता है फीस के साथ, जो वो रिकवर भी कर सकता है बाद में इस निकम्मी कंपनी से। आरओसी को जब ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट रिसीव होता है लेंडर से, तो वो पहले कंपनी से कंफर्म करेगा 3rd स्टेप में कि मुझे शो कॉज कर, मैं क्यों चार्ज नहीं करूं रजिस्टर। और जब कंपनी 14 दिन में ऑब्जेक्ट नहीं कर पाती है, when company fails to object within 14 days, which is your 4th step, तो चार्ज आराम से रजिस्टर हो जाएगा। बट अगर कंपनी ऑब्जेक्ट कर देती है और सफिशिएंट कॉज दिखा देती है तो नहीं रजिस्टर होगा आपका चार्ज। ये आपका सेक्शन 78 हो गया। देन आता है आपका सेक्शन 79 कि सेक्शन 77 जो इतना बड़ा आप पढ़कर आए वो कुछ और केसेस को भी लगता है। सेक्शन 77 अप्लाइज टू 2 केसेस। केस नंबर 1 इज मॉडिफिकेशन, केस नंबर 2 इज प्रॉपर्टी अक्वायर्ड। मॉडिफिकेशन वाला केस पहले देखते हैं कि भैया एक कंपनी है, उसने ऑलरेडी एक चार्ज रजिस्टर करा के रखा है 77 में। अब वो चार्ज की टर्म्स एंड कंडीशन ही चेंज हो गई। लोन लिया था पहले 5 लाख का, अब लिमिट इंक्रीज करके 6 लाख कर दी। तो बताओ तो सही आरओसी को। 2 क्रेडिटर्स थे, दोनों की इक्वल लोन में रैंकिंग थी, इक्वल सिक्योरिटी बांटने वाले थे, उसमें से एक ने बैक ऑफ कर लिया, उसने अपना इक्वल चार्ज एंड कर दिया। तो ये भी बात आपको आरओसी को बतानी पड़ेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट ही बदल गया साहब लोन का, तो वो हमेशा बताना होता है, अदर देन इफ द चेंज इज इन बैंक रेट, बिकॉज बैंक रेट तो फ्लक्चुएटिंग ही होता है। अगर रीपेमेंट स्केड्यूल 5 साल की जगह 7 साल, 8 साल, 10 साल हो गया है तो भी हमेशा बताना पड़ेगा। बट एक लोन होता है जिसकी कोई डेडलाइन या एंड डेट होती नहीं, इट इज अ वर्किंग कैपिटल लोन जो ऑन डिमांड ही रीपेबल है। जब उसकी कोई डेडलाइन ही नहीं है तो कहां से उसमें मॉडिफिकेशन आएगा। अगर एसेट आधी अधूरी डिस्चार्ज कर दी है, रिलीज कर दी है, तो वो केस भी यहां पे मॉडिफिकेशन में कवर होगा। और इन सब केस में आपको वापस आरओसी के पास 30 डेज में रजिस्टर कराना है।
हम लोगों का फॉर्म सेम ही रहता है इन्फॉर्म करने का, दैट इज ऑलवेज CHG1 इन नॉर्मल केस, CHG9 इन डिबेंचर। मगर जब मॉडिफिकेशन की बात आती है ना, तो आरओसी हमें जो सर्टिफिकेट देता है वो सर्टिफिकेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज नहीं, वो सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज होता है, विच इज इन अ डिफरेंट फॉर्म, जो अभी हम देखने वाले हैं इन द सेकेंड केस। अब हुआ क्या कि इस बार कंपनी ने अपनी कोई असेट लेके उसे गिरवी रख के लोन नहीं उठाया है। इस बार तरीका थोड़ा अलग है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक लेंडर है रमेश, जिसने पहला लोन देके रखा था सुरेश को, जो कि बोरोवर है। अब लेंडर भी ह्यूमन बीइंग, बोरोवर भी ह्यूमन बीइंग, तो रमेश और सुरेश को कंपनीज एक्ट लगता नहीं था, तो उन लोगों ने सेक्शन 77 में आरओसी को इन्फॉर्म नहीं किया था। अब लेंडर ने जब लोन दिया था सुरेश को, तो सुरेश की एक असेट थी, कोई लैंड थी, जो उसने रमेश के पास गिरवी रख दी। अब लेटर ऑन यही सेम असेट विच इज ऑलरेडी अंडर चार्ज, मैं कह रही हूं दिस असेट इज ऑलरेडी अंडर चार्ज, और यही जो असेट ऑलरेडी अंडर चार्ज है वही कंपनी को बेच दी गई है। कंपनी बायर बन गया, कंपनी नया बोरोवर बन गया। तो अब कंपनी जाके आरओसी को 30 दिन में वापस वही CHG1 इन नॉर्मल केस और डिबेंचर के केस में CHG9 फाइल कर देगा 30 दिन में। और गाइस, पहले तो आरओसी के पास रजिस्टर्ड था ही नहीं है डॉक्यूमेंट, क्योंकि पहले तो रमेश और सुरेश दोनों इंडिविजुअल्स थे। तो अब आरओसी जब ये नया रजिस्ट्रेशन करेगा तो वो इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, जो CHG2 में नहीं है, 3 में है, और ये वो कंपनी को भी देगा, और ऑफ कोर्स चार्ज होल्डर यानी लेंडर जो मिस्टर रमेश है वो तो सेम ही है। फर्क सिर्फ इतना बड़ा कि अब ये बोरोवर हट गया है और ये बायर जो है वो न्यू बोरोवर बन गया है, तो दोनों को इन्फॉर्म किया जाएगा। तो एक चीज क्लियर कर लें, फर्स्ट चार्ज जो रमेश सुरेश के बीच में था वो रजिस्टर्ड नहीं था, बिकॉज दे वर नॉट कंपनीज। और जो रमेश और कंपनी के बीच में है वो रजिस्टर होगा अंडर सेक्शन 79 मॉडिफिकेशन। इसके साथ हमारा 79 कंप्लीट होता है। अब आते हैं सेक्शन 80 पर, जो एक बहुत बेसिक बात कवर करता है, डीम्ड नोटिस ऑफ चार्ज। अगर एक बोरोवर है और आरओसी है और ऐसी बात हो रही है कि बोरोवर के पास एक असेट है, जो असेट ऑलरेडी चार्ज के अंडर रजिस्टर्ड है, मतलब आई कैन सिंपली से देयर इज अ लैंड जो 77 में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, रजिस्टर्ड है, मतलब बोरोवर ने CHG1 आरओसी को दिया था, आरओसी ने CHG2 दिया था, चार्ज रजिस्टर्ड है, यहां से सेक्शन शुरू हो रहा है। अब स्टेप 2 में कंपनी ने वो लैंड बेच दी है, जैसे इसके पहले खरीदी थी वैसे इस बार बेच दी है। तो क्या बोल रहा है सेक्शन 80 डीम्ड नोटिस, कि जो भी नया बायर होगा वो ये बोलेगा, मुझे पता है, मैं MCA पोर्टल देख कर आया हूं, मुझे मालूम है कि ये जो जमीन है ये चार्ज के अंडर है, मतलब मुझे एक ऑलरेडी गिरवी जमीन खरीदने को मिल रही है और मैं एक नया बोरोवर बनने वाला हूं। अगर ये MCA पोर्टल नहीं पढ़कर आया तो इसके फूटे करम, इसकी गलती, इसने पढ़ के आना चाहिए था। इट वॉज देन अ पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड ये पब्लिक फोरम पे, पोर्टल पे है, कोई भी देख के ही लैंड खरीदना चाहिए, किसी भी कंपनी का या कोई भी एसेट देख के ही खरीदना चाहिए। इसके साथ 80 आपका फिनिश हो गया। तो आते हैं 82 पर। बहुत बात हो गई चार्ज क्रिएट करने की, अब बात करते हैं कि व्हेन द रीपेमेंट ऑफ लोन विल बी डन, तो वो जमीन, वो बिल्डिंग चार्ज से छूटेगी कैसे। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। तो यहां क्या हो रहा है, स्टेप नंबर 1 में जो बोरोवर है उसने जो लोन लिया था वो चुका दिया, चुका के कंपनी अब एकदम उत्सुक है, फटाफट उसने CHG 1, 2, 3 हमारे हो चुके हैं, बिकॉज 1 में हम लोगों ने पहले फाइल किया था, 2 में आरओसी ने अपन को नॉर्मल सर्टिफिकेट दिया था, 3 में मॉडिफाइड सर्टिफिकेट दिया था। CHG 4 में बोरोवर इन्फॉर्म कर रहा है आरओसी को 30 दिन में फीस के साथ कि भाई ले, मैं चुका चुका हूं पेमेंट पूरी,
काश ऐसा होता कि आरओसी डायरेक्टली बोरोवर की बात मान लेता, तो फिर क्या करती ना, हर कंपनी ही बिना लोन चुकाए फटाफट आरओसी के पास फॉर्म 4 फाइल कर देती और बोलती कि छोड़ दो मेरी जमीन। पर आरओसी भी चंटा है, तो आरओसी पहले एक डॉक्यूमेंट लिख के देगा शो कॉज का स्टेप 3 में लेंडर को कि बता मैं सेटिस्फैक्शन क्यों ना रजिस्टर करूं, क्या तुझे पेमेंट नहीं मिली है। अब ये शो कॉज करने के लिए यहां पे भी वापस 14 दिन मिलेंगे, और अगर 14 दिन में शो कॉज आ गया तो ठीक है, पर नॉर्मली शो कॉज नहीं हो पाएगा। तो आरओसी अब CHG 5 में इस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज को बना देगा, रिकॉर्ड कर देगा और दो पार्टी को इन्फॉर्म करेगा, बोरोवर को भी और चार्ज होल्डर को भी, और फिर ये चार्ज असेट की छूट जाएगी। दिस सेक्शन इज कॉल्ड सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। आपको एक केस में ये शो कॉज नोटिस नहीं देना पड़ेगा आरओसी, यू डोंट हैव टू आस्क द चार्ज होल्डर। अगर CHG 4 में इस डॉक्यूमेंट पर चार्ज होल्डर का ऑलरेडी साइन है, मतलब वो खुद कंसेंट दे रहा है ना सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, उस केस में साइन नहीं करना पड़ेगा। और अब ये जो सर्टिफिकेट मिला है सेटिस्फैक्शन का, क्या करे, फाड़ दे? नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट 8 साल तक प्रिजर्व होता है इफ इट बिलोंग्स टू अ फिक्स पीरियड इन टाइम। तो आपका जिस दिन ये सेटिस्फैक्शन कंप्लीट हुआ है वहां से 8 इयर्स तक इसको रिकॉर्ड करके रखना है। 82 के बाद अगला सेक्शन आता है 83, जो कहता है मैं बड़ा हूं, मेरी चलेगी, मैं ओवरराइडिंग हूं। 83 में आरओसी कहता है बहुत बिजी हो गई है आजकल की कंपनियां, कोई आके मुझे सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड नहीं कराता और मैं पागल की तरह सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करा फिरता रहता हूं। मुझे तो बाहर से पता चलता है कि कोई जमीन है जो चार्ज में रजिस्टर्ड थी, फिर या तो चार्ज खत्म हो गया, या तो लोन रीपे हो गया, या तो वो गिरवी छूट गई जमीन, और मुझे किसी ने आके बताया ही नहीं। मतलब द बोरोवर कंपनी हैज नॉट गिवन एनी इंटीमेशन टू आरओसी। तो आरओसी ने कहा अब मुझे सारे मुद्दे मेरे हाथ में ही लेने पड़ेंगे। अगर आरओसी सेटिस्फाई हो जाता है कि जो लोन था वो रीपे हो चुका है, या फिर जो प्रॉपर्टी थी उसे छोड़ चुका है चार्ज होल्डर, या फिर जो प्रॉपर्टी कंपनी की थी वो उसने बेच ही दी किसी और को, इट इज सीज टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, तो वो पूछेगा ताछेगा नहीं, वो सीधा सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड करेगा और सीधा 30 दिन के अंदर CHG 5 जो पहले वाला ही फॉर्म है वो दोनों पार्टी को भेज देगा, यानी बोरोवर को और चार्ज होल्डर लेंडर को। खत्म। और सेक्शन 83 का ये पावर उनके पास है इवन 82 के बियॉन्ड, मतलब अगर 82 में इंटीमेशन नहीं आया तो भी 83 का ये पावर आरओसी अपनी मर्जी से एक्सरसाइज कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका 84। 84 कहता है कोई भी पर्सन, ये कौन हो सकता है पर्सन? इट कैन बी एनी ट्रस्टी ऑफ डिबेंचर होल्डर, इट कैन बी एनी क्रेडिटर। ये परेशान था कंपनी से, इसे बड़ा गुस्सा आया कि कंपनी मेरा इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं कर रही, तो ये गया कोर्ट के पास, इसने कंप्लेन कर दी, या फिर अग्रीमेंट में ऑलरेडी लिखा था कि इसके पास पावर है कि ये जब चाहे असेट बेच सकता है। तो इस पर्सन ने अपॉइंट किया, किसको अपॉइंट किया? इस पर्सन ने अपॉइंट किया एक रिसीवर या मैनेजर को। ये वो बंदा होगा जो इस असेट को बेचेगा और पैसे रिकवर करके इस पर्सन को वापस लाके देगा। नॉर्मली दिस पर्सन इज द क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिटर ही है जो इंटरेस्टेड होगा बिकवाने में आपकी प्रॉपर्टी। तो इसके पास पावर कहां से आई इस पर्सन को अपॉइंट करने की? या तो ये कोर्ट से ऑर्डर आया है, या फिर जो डिबेंचर डीड या कोई भी ऐसा हम लोग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं ना, उसमें ही हम लोग ट्रस्टी वगैरह को या क्रेडिटर को पावर देके रखते हैं कि तू कोई भी हालत में रिसीवर या मैनेजर को अपॉइंट कर ले। अब होगा क्या, ये पर्सन जिसको अपॉइंट करेगा रिसीवर मैनेजर की तरह, वो अपॉइंट होके बेचना शुरू कर देगा। पर ये बात तो कंपनी को और आरओसी को पता होनी चाहिए ना। तो जिस दिन अपॉइंट हुआ है वहां से 30 दिन में अगला फॉर्म कौन सा आता है? CHG 6। बहुत सीक्वेंस में फॉर्म चल रहे हैं। CHG 6 में इन्फॉर्म कर देना है। फॉर्म CHG 6 30 डेज में ना सिर्फ रखते टाइम, अगर ये रिसीवर छोड़ के जा रहा है ऑफिस तो भी इन्फॉर्म करेगा। रखते टाइम तो पर्सन इन्फॉर्म कर देगा, छोड़ते टाइम रिसीवर खुद इन्फॉर्म कर देगा। सेम फॉर्म है CHG 6, 30 डेज में फाइल करना है और आरओसी सारी डिटेल्स रिकॉर्ड करके रख लेगा।
ये आपका सेक्शन 84 भी खत्म हो गया, विच इन शॉर्ट मीन्स अगर किसी ने रिसीवर अपॉइंट किया है तो कंपनी आरओसी को बताओ, हटाया है तो कंपनी आरओसी को बताओ, किस में बताओ, CHG 6 में बताओ, कितने दिनों में बताओ, 30 डेज में बताओ, खत्म सेक्शन 84। 86 महात्मा सेक्शन कहता है कि यदि आपने 77 से 85 में कुछ भी उल्लंघन किया तो भाई साहब कंपनी को चंपत लग जाएगी 5 लाख की, ऑफिसर को 50,000 की, और ये तो कुछ भी नहीं है। यदि आप जानबूझ के ये सब कर रहे हो तो बेटा फ्रॉड सुनते ही 447 तो दौड़ा दौड़ा आ ही जाएगा। इसके साथ आपका 86 फिनिश हो गया। मूविंग ऑन टू द लास्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर, रेक्टिफिकेशन बाय CG। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि आप भाई साहब आपकी कोई गलती नहीं थी, आपसे गलती से मिस्टेक हुआ, आपके पास कोई सफिशिएंट कारण था और आपने किसी भी क्रेडिटर शेयर होल्डर का कोई नुकसान नहीं किया है, इन सब केसेस में वो आपके साथ खून माफ कर सकता है। यानी अगर आपने 300 दिन तक भी 82 वाला सेटिस्फैक्शन फाइल नहीं किया है, या आपने 77 वाला चार्ज, 79 वाला मॉडिफिकेशन या 82 83 वाला सेटिस्फैक्शन फाइल नहीं किया, या किया था मगर उसमें थी कोई गड़बड़, उसमें था कोई ओमिशन या मिस स्टेटमेंट, तो ऐसे में आपके पास एक आखिरी हुक्म का इक्का बचा है, यू कैन नॉट गो टू आरओसी, क्योंकि आरओसी की डेडलाइन तो 300 दिन तक ही थी। उसके बियॉन्ड जाना है तो लास्ट आपको पार्टी मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके पास आप फॉर्म CHG 8 फाइल करोगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो गई एक्सीडेंटल, इनएडवर्टेंट, सफिशिएंट कॉज एंड नो हार्म टू क्रेडिटर्स, तो वो आपका ये 300 दिन के बियॉन्ड एक्सटेंड कर देगी जो आपको सेटिस्फैक्शन फाइल करना है, या आपकी जो भी मिस्टेक हुई थी इस फॉर्म फाइलिंग में वो उसको भी माफ कर सकती है। इतनी ज्यादा पावर्स है कि कितने दिन तक माफ कर सकती है, कितना बियॉन्ड कर सकती है और कितना रेक्टिफिकेशन माफ कर सकती है, उस पर कोई लिमिट ही नहीं है। तो जो टर्म्स एंड कंडीशन इसको ठीक लगे, जैसा एक्सपीडियंट लगे वैसा वो फाइल कर सकती है, वैसा वो अलाउ कर सकती है। इसके साथ आपका लास्ट सेक्शन ओवर हो गया। हमने यहां पर 9 CHG पढ़े। CHG 1 दैट वाज हम जब इन्फॉर्म कर रहे हैं आरओसी को, CHG 2 जब वो हमें सर्टिफिकेट दे रहा है, CHG 3 जब मॉडिफिकेशन का सर्टिफिकेट आरओसी कंपनी को देता है, CHG 4 जब हम सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज फाइल करते हैं, CHG 5 जब वो हमें सेटिस्फैक्शन का सर्टिफिकेट देते हैं, CHG 6 जब रिसीवर अपॉइंट हुआ या छोड़ के गया, CHG 8 जो लास्ट अभी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में देखा कि हम लास्ट अगर माफी मांगना चाहे तो CHG 8 में मांग सकते हैं, और लास्ट CHG 9 जो था वो फर्स्ट में ही डिबेंचर के केस में हम लोग यूज कर लेते हैं इन वेरी स्पेसिफिक केस। इस चैप्टर में आपके 2 सेक्शंस और जहां पर हम बात करते हैं कि भाई ये जो चार्जेस कंपनी ने क्रिएट किए हैं ऑन एनी एसेट जो कंपनी का खुद का है, उसके डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क और रजिस्टर्स कौन कहां कैसे मेंटेन करेगा। 2 सेक्शंस दोनों इसके रिलेटेड। एक सेक्शन है सेक्शन नंबर 81 जो कहता है आरओसी अपने पास मेंटेन करेगा हर कंपनी के लिए। फॉर एवरी कंपनी आरओसी विल मेंटेन पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल चार्जेस। यानी जो अपन देखते हैं ना कि डीम्ड नोटिस ऑफ चार्ज होगा किसी भी पर्सन को, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जाएगा कंपनी की तो मान लिया जाएगा उसको पता है। कैसे पता है? वो एमसीए के पोर्टल पे चेक कर रहा था, वही एमसीए पोर्टल पर www.mca.gov.in पर जो डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके रख रहा है आरओसी हर कंपनी के लिए, मान लिया जाएगा वो आपका सेक्शन 81 का चार्जेस वाला रजिस्टर है। Now this charges register will be actually open to inspection by any person जो कि कोई प्रकार की जो फीस डिफाइंड है वो पे कर दे। इसके साथ आपका फर्स्ट सेक्शन हो गया सेक्शन 81। दूसरा सेक्शन जो कि आखिरी सेक्शन 85 वो कहता है यही सेम ऐसा चार्ज का सेम ऐसा रजिस्टर हर कंपनी पोत-पोतानो यानी अपना अपना हर कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर एक रजिस्टर मेंटेन करेगी बचे हुए CHG 7 में। तो ये फॉर्म नंबर था जिसका डिस्कशन हमारा बाकी था। तो ये वो किताब है, ये वो चार्ज का रजिस्टर है जो हर कंपनी अपना अपने पास संभाल के रखेगी, जिसके साथ वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज क्रिएशन भी संभाल के रखेगी। यानी जो भी आपके CHG 2, 3, 5 जो भी आरओसी से उसको मिल रहे हैं वो भी वो अपने पास संभाल के रखेगी।
अगेन दिस विल ऑल्सो बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन बिजनेस आवर्स के दौरान। मेंबर्स और क्रेडिटर्स तो फ्री में कर सकते हैं भाई इसको इंस्पेक्ट, बाकी लोग हैं तो उन्हें फीस पे करनी पड़ेगी। एओए भी रोक टोक लगा सकता है इंस्पेक्शन के ऊपर। अब ये रजिस्टर के अंदर एंट्री कब, कितने दिन में, कैसे जाएगी? तो जैसे ही कोई जमीन, कोई बिल्डिंग, कोई एसेट गिरवी रखा गया, तुरंत फोर्थविथ इसमें एंट्री चली जाएगी। उस एंट्री पे क्या क्या चीजें लिखी होगी, सारे चार्जेस, फ्लोटिंग चार्ज अगर क्रिएट हुए हैं किसी करंट एसेट पर तो क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन, एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली। और उस रिकॉर्डिंग के रिलेटेड सिग्नेचर चाहिएगा डायरेक्टर का, सीएस का, या कोई भी पर्सन जो कि ऑथराइज्ड है बोर्ड द्वारा। इसके साथ खत्म हो जाता है आपका चार्जेस।